गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है और यह ऊंचाई के मामले में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है। साथ ही ये 225 मीटर की ऊंचाई वाला यह ग्रेविटी बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन तीनों सरकारों के बीच एक साझा प्रोजेक्ट है। ठीक है, चूँकि हमने बोला कि ये एशिया का दूसरा सबसे ऊँचा ठीक है बांध है, तो सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा और विशाल बांध जो है वो टिहरी बांध है। ठीक है, जो कि कहाँ पे, किस राज्य में, उत्तराखंड में। ठीक है, अब हम आते हैं आज के सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? भैरव घाटी उत्तराखंड, तवांग अरुणाचल प्रदेश, चांबा हिमाचल प्रदेश या फिर चमोली उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज सी है, चांबा जिला जो है ये हर यहाँ पे देखा जाए हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला बना है। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का चांबा जिला जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला बन गया है। इसके अलावा यह जिला जो, अगर इस जिले की बात करें तो इसके अलावा यह हर घर जल वाला 5वां महत्वाकांक्षी जिला भी बन गया है। चूंकि 5वां है तो हम देखेंगे अन्य 4 जिले कौन से हैं। तो यहाँ पे तेलंगाना के भद्राद्री, कोठगुडेम, जयशंकर, भूपालपल्ली, कोमाराम भीम, आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात जिला। ठीक है, तो ये जो है ये महत्वाकांक्षी जिले हैं। ठीक है, किसके तहत? हर घर जल वाले महत्वाकांक्षी 5 जिलों के नाम है, जिसमें तेलंगाना का देखा जाए तो ये 3 जिले हैं और एक आप देखें हरियाणा का, और 5वां जिला कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश का चांबा जिला। और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो चांबा जिला है वो जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला भी बन गया है। यहाँ पे अगर बात करें जल जीवन मिशन, तो इस मिशन के तहत अब तक 5.78 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की गई है। जल जीवन मिशन की देखिए शुरुआत की गई थी, घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2019 को की गई थी। और इस मिशन का लक्ष्य देखिए क्या है कि वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा, हर ग्रामीण घरों में नल का पानी। जैसा कि जानते हैं कि देश में आज भी कई इलाकों में आज भी लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक दूर तक जाना पड़ता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें साफ पानी मिल सके। ठीक है, तो इसे देखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लाया, जल जीवन मिशन। ठीक है, और इसे देखा जाए इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सरकार जो है देश के सभी ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पीने का पानी का कनेक्शन देगी। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी काम किया जाएगा। इसके लाभ क्या होंगे? अगर हम इसके लाभ की बात करें जल जीवन मिशन के तहत, तो लोगों को घर पर जो है, चूँकि इतने दूर तक उन्हें पीने के पानी के लिए जाना पड़ता था, खास करके जो महिलाएं होती थी, तो अब उन्हें क्या होगा, उनको घर पर ही साफ पीने का पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए उन्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी और पीने जो पानी की समस्या था उससे भी पूरी तरीके से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो यही कुछ इसके उद्देश्य और इसके कुछ फायदे हैं जल जीवन मिशन। ध्यान रखिएगा, इसका लक्ष्य ध्यान रखिएगा 2024। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एमा टेरेव, सियोंग मिन यू, सारा वाकर या फिर तिथिम योंग। करेक्ट आंसर इज ए है, एमा टोरेहो को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टोरेहो को अपना अध्यक्ष चुना है। ध्यान रखिएगा, ये फिनलैंड की हैं और ये आइस हॉकी खिलाड़ी हैं और ये देखा जाए ये अपने पद पर 2024 तक जो है ये बनी रहेंगी। समिति ने कोरियाई गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है सियोंग मिन यो, इनको उपाध्यक्ष चुना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने जो है अध्यक्ष किसको चुना है अपना, वो चुना है फिनलैंड की एमा टोरे को। और वहीं उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो कोरियाई गणराज्य के जो टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है सियोंग मिन यो, इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। आयोग ने न्यूजीलैंड के साइकिल चालक सारा वाकर को आयोग के दूसरे वाइस चांसलर के रूप में चुना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ था, स्थापना हुई थी 1894 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, ये चीज़ स्टार कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे समिति के अध्यक्ष थॉमस वाच जो है इस समय समिति के अध्यक्ष है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा दिसंबर में भी किया गया था कुछ विशेष भाषाओं के लिए, और यहाँ पे जो है उर्दू भाषा के लिए भी हाल फिलहाल में किया गया है। तो किसको देने को किया गया है कि उर्दू भाषा के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है साहित्य अकादमी की तरफ से। आकाश भावे, पंकज मिश्र, चंद्रभान ख्याल या फिर नसरुद्दीन अहमद। करेक्ट आंसर इज सी है, चंद्रभान ख्याल को देखा जाए तो उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा किया गया है। साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के लिए कवि चंद्रभान ख्याल को उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें, ध्यान रखिएगा ये जो है कविता संग्रह है ताज़ा हवा की ताबिशें, इसके लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई। किसे किया गया? उर्दू भाषा के लिए कवि चंद्रभान ख्याल को। इसी के साथ साथ मैथिली भाषा के लिए भी जो है पुरस्कार की घोषणा किया गया। तो मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पुंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया, ठीक है। तो स्टार है ये सारी चीज़ें। अकादमी जो है हर साल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो देखा जाए ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो पहला कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अगर हम देखें कि जो है भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है? साहित्य अकादमी। और ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया जा रहा है, घोषणा की गई है उनकी किस कविता संग्रह के लिए? ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए। वहीं मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को और उनका उपन्यास है जिसका नाम है पुंग, ठीक है। और कुछ और भी भाषाओं के लिए जो है दिसंबर में घोषणा की गई थी, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार बैगनी क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए ये चर्चा में रही है बैगनी क्रांति, चूँकि जम्मू कश्मीर में कुछ जिलों में पहले से ये क्रांति चलाई जा रही है, बैगनी क्रांति, ठीक है। जिसके देखा जाए तो ये कुछ एक फूल आता है, सुगंधित फूल है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए अरोमा है ये, तो लेवेंडर इसका नाम है। और ये लेवेंडर फूलों की संबंधित ये क्रांति है, इसी के उत्पादन से इसी के जो है संबंधित ये क्रांति है। इसके बारे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैगनी क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है। अगर हम इस क्रांति की बात करें तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैगनी क्रांति की योजना बनाई गई, ठीक है। तो ये एक तरीके से सुगंधित पुष्प है, ठीक है। देखा जाए तो और भी कुछ सुगंधित पुष्प है, अगर लेवेंडर है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो डेमस्क गुलाब भी है, ठीक है, मुश्प बाला है। ये सब क्या है? ये एक तरीके से जो है सुगंधित जो है पुष्प होते हैं और इन्हीं के उत्पादन से, इन्हीं की खेती से संबंधित जो है ये क्रांति है। वैसे स्पेशली देखा जाए तो बैगनी क्रांति, जैसा कि आप इसका कलर भी देख रहे हैं, लेवेंडर का ये क्या है? बैगनी कलर का है और इसी के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए बैगनी क्रांति जो है अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे दिए गए हैं। इस क्रांति के तहत, बैगनी क्रांति के तहत, यह क्रांति आयातित, अब देखिए उद्देश्य क्या है इस क्रांति का, बैगनी क्रांति का, जो कि लेवेंडर की खेती से संबंधित है। तो इस क्रांति का देखा जाए उद्देश्य तो आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए वर्ष 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बैगनी क्रांति शुरू किया गया था वर्ष 2016 में, किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य तो ये है घरेलू किसानों को सशक्त बनाना, साथ ही साथ जो घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण औषधि और जो सुगंधित पुष्प है उनकी खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। जब उनकी खेती को बढ़ावा मिलेगा तो चूंकि हम इन पुष्पों को, इन पौधों को बाहर से आयात करते हैं तो हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी। तो यानी कि साथ ही सुगंधित तेलों के आयात को
कम करके और घरेलू किस्मों को बढ़ा करके भारत की सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना या फिर उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो यही चीज़ है क्या इस बैंगनी क्रांति का उद्देश्य, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। हाल फिलहाल में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जो है इस योजना को शुरू करने की जो है योजना बनाई जा रही है। आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा पनरुत्ती काजू किस राज्य में पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? करेक्ट आंसर इज बी, तमिलनाडु में देखा जाए तो पनरुत्ती काजू जो है वो पाया जाता है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो पनरुत्तु काजू की बात करें तो ये तमिलनाडु में मुख्यतः पाया जाता है, और ये देखा जाए स्वाद और अपनी गुणवत्ता के कारण यह काजू जो है बहुत ही अद्वितीय है। इस काजू का जो आकार जो सामान्य काजू होते हैं उनसे ये छोटा होता है, किंतु इसका बाजार मूल्य बहुत ही विशिष्ट होता है, जिस कारण से इसे जो है तमिलनाडु के कुड्डालोर की सोने की खान के रूप में जाना जाता है। और इसकी कृषि देखिए मुख्यतः किस मृदा में की जाती है? तो लेटराइट और लाल मृदा और तटीय रेत में जो है इसकी कृषि की जाती है। हाल फिलहाल में इस काजू की, ठीक है, पनरुत्तु काजू की जो चर्चा रही है उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो तमिलनाडु काजू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने पनरुत्ती काजू के भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के हेतु जो है इसका आवेदन किया है, जिस कारण से ये जो है काजू, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सी, ये पनरुत्तु काजू, ठीक है, ये चर्चा में रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि काजू के उत्पादन में, ठीक है, कौन सा राज्य शीर्ष पे, ठीक है, सर्वाधिक जो है काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है, और उसके बाद, ठीक है, सीक्वेंस से मुझे 3 राज्यों के क्रम बताइए काजू के उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है? केरल, असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर? करेक्ट आंसर इज डी है, जम्मू कश्मीर में जो है देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंजी नदी पर, ध्यान रखिएगा किस नदी पर, अंजी नदी पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जा रहा है, और ये निर्माणाधीन अंजी खंडपुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। ठीक है, तो किनको किनको जोड़ा, ये आपका कटरा है और रियासी क्षेत्रों को जो है रेल लिंक के माध्यम से ये ब्रिज जोड़ेगा, जो कि भारत का पहला केबल रेल ब्रिज है, और ये जम्मू कश्मीर के जो है किस नदी पर, यहाँ पे अंजी नदी पर है। ये पुल की लंबाई देखा जाए, यह पुल जो है नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा, जो कि पेरिस, ठीक है, पेरिस क्या है दोस्तों, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे एफिल टावर से भी ज़्यादा ये ऊंचा होगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 743.5 मीटर होगी, जो कि यह 96 केबलों द्वारा समर्थित होगी। ठीक है, तो भारत का पहला जो है, आपसे पूछा जाए कि देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि मल्होत्रा, उर्जित पटेल, संजीव सन्याल या फिर शक्तिकांत दास? करेक्ट आंसर इस सी है, ठीक है, संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और इसके साथ साथ ये इतिहासकार हैं जिनका नाम है संजीव सन्याल। संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और इस पैनल की अध्यक्षता देखिए किसके द्वारा की गई थी, विवेक दोबराय के द्वारा किया गया था, और इन्होंने ही इसकी घोषणा की है। सचिव सन्याल की बात करें तो ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है, और विशेष रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है, जो कि प्रधानमंत्री को आर्थिक और इससे संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। तो एक तरीके से सलाहकारी निकाय होगी, ठीक है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। और इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में देखिए किसे नामित किया गया, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, संजीव सन्याल को नामित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली जैव विविधता पार्क है उसकी स्थापना किस जिले में किया जा रहा है? मंडी, शिमला, कुफरी या फिर धर्मशाला? करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए जो है हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय
हिमालयी जड़ी बूटी के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिल गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो जैव विविधता पार्क है जिसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश का पहला पार्क मंडी में और किस उद्देश्य से किया जा रहा है, जो वहाँ की जड़ी बूटी से संबंधित जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण देने के लिए। इस पार्क की स्थापना देखा जाए मंडी जिले में और किस घाटी में, भुलाहा घाटी। यहाँ से देखिए आपसे पूछा जा सकता है भुलाहा घाटी कहाँ पे हाल फिलहाल में चर्चा में थी, तो जम्मू कश्मीर में है और इसी भुलाहा घाटी में मंडी है। मंडी में इस पार्क की स्थापना की जा रही है जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क है। इस पार्क को बनाने में जो पूरी लागत आएगी वो 1 करोड़ रुपए आएगी और इसे देखा जाए तो राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन के तहत इस पार्क की स्थापना की जा रही है। उद्देश्य क्या है इस पार्क को स्थापना करने का, तो इस पार्क की स्थापना का उद्देश्य कि हिमाचल प्रदेश में या हिमालय के क्षेत्रों में जितने भी जो विभिन्न औषधि होती हैं, औषधि पौधे होती हैं, जो जड़ी बूटी होती हैं, उन जड़ी बूटी को खोजना, उनको गहन खोज करना और साथ ही साथ उनको संरक्षण देना, इसका विशेष उद्देश्य होगा। ठीक है, तो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क स्थापित किया जा रहा है, स्थापना की जा रही है मंडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड या फिर रूस। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, बी है, जापान के द्वारा जो है देश का पहला, ठीक है, विश्व का नहीं, यहाँ पे देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया गया है। तो जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है और इसका अनावरण देखिए किस उद्देश्य से, चूंकि जापान जो है वो प्रयासरत है कि वो वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाए और इस कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये एक कदम देखा जा रहा है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में है। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे के हिताची और टोयोटो मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। ये ट्रेन जो है हाइड्रोजन से चलने वाली, देखा जाए देखिए यूरोप जो है ये एक तरीके से अग्रणी रहे हैं इस तरह के ट्रेनों को विकसित करने में हाइड्रोजन से, और इसी के तहत देखा जाए सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी हाइड्रोजन से चलने वाली, वो जर्मनी केंद्र ने चलाया था, वर्ष 2018 में चलाया था। और इसको बनाया किसने था, तो एल्स्टॉम SM जो है ऐसे ने इस ट्रेन का निर्माण किया था। ठीक है, तो जर्मनी में दुनिया की पहली ट्रेन चली थी 2018 में। ठीक है, तो जापान में खोला गया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। संकल्प गुप्ता, अभिनव पांडे, आर प्रज्ञानंद या फिर जी स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद ने देखा जाए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एयर थिंग्स मास्टर टूर्नामेंट्स के 8वें दौरे में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की है। यहाँ पे देखा जाए तो अभिमन्यु मिश्रा, सर्जेई कारजाकिन, गुकेश डी और जवोखोर सिंदरोव के बाद प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले 5वें युवा खिलाड़ी हैं। इन्होंने देखा जाए तो शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज हमारा करंट अफेयर्स, आज का 10 MCQs था और इसी के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के तहत हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया था। देखिए हमने बात किया था दिसंबर 2021 में जो है कुछ भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे जो है देने की घोषणा किया गया है ये पुरस्कार और किस उनके लेख के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी देखिए बहुत से लोगों ने बोला मुझे कि जो कमेंट आ रहे थे कि यूपी स्पेशल भी शामिल किया जाए। देखिए यूपी स्पेशल की जो क्लास होती है वो हम लोगों ने मंथ में एक बार ही होगी। ठीक है, जो मंथ में एक ही साथ सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और एक साथ आप देख लेंगे फटाफट 1 से 1.5 घंटे की क्लासेज वो होती हैं, तो उसमें आपका जो है यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप जो है इसकी PDF अपलोड जो है डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिए। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।